मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ मौजूद है मशहूर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट शबनम हाशमी साहिबा। इंडिया अलायंस और एनडीए में से किसकी जीत मानी जाएगी और किसकी हार? 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। तस्वीरें अभी तक साफ नहीं है। बज़ाहिर एनडीए के पास मेजॉरिटी है, लेकिन बीजेपी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकी है। इंडिया अलायंस ने तवक्को से ज़्यादा कामयाबी हासिल की है, ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन ये कामयाबी किसी काम की है या नहीं? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा? अवाम को किस तरह की राहत मिल सकती है? मोहतरमा शबनम हाशमी साहिबा से क्या लगता है जो रिजल्ट आया है आज 2024 के लोकसभा का, ये हार मानी जाए इंडिया अलायंस की, कांग्रेस की, या जीत मानी जाए? देखा जा रहा है कि कांग्रेस जश्न मना रही है हार के बावजूद। देखिए, जीत तो मानना ही चाहिए क्योंकि जो हालात थे मुल्क में, उसके बाद ख़ासतौर से यूपी में या बंगाल में जिस तरह से सीटें आई हैं, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं पर्सनली इससे बहुत बेहतर रिज़ल्ट की उम्मीद कर रही थी क्योंकि इस बीच में ज़मीन पे काफ़ी काम किया, कैंपेन भी किया। तो हमें जो ज़मीन पे दिखाई दे रहा था, एक पूरा लहर थी मोदी के खिलाफ, उसमें इससे बेहतर रिजल्ट आ सकता था और यूपी का रिजल्ट हम लगातार। मानेंगे कि बेहतर है। जी। यूपी का जो रिजल्ट आया उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, यूपी का रिजल्ट तो ज़ाहिर है कि बहुत अच्छा आया है और जितना हंगामा इन्होंने किया 25 जनवरी को और जितने करोड़ों-करोड़ों रुपए लगाए, उसके बाद अयोध्या की सीट ही हार जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ी शिकस्त है बीजेपी के लिए कि अयोध्या की सीट फैजाबाद की कहलाती है वो, जिसमें अयोध्या भी आता है, वो सीट को हार जी, जाना बिल्कुल। अ, मेरा मानना है कि बहुत बड़ी बात है। और स्मृति यूपी ईरानी में स्मृति ईरानी अमेठी की सीट हार गई है, और वो भी अ, मतलब डायरेक्ट राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से नहीं। जी, स्मृति ईरानी हार गई हैं और बहुत अच्छी तरह से हारी हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़े वोटों से हारी हों। और खैर, प्रियंका गांधी राहुल गांधी नहीं थे, लेकिन उनके जो ज़मीन पे काम करते रहे 40 साल से, वो अमेठी के लोगों से जुड़े हुए थे, जुड़े हुए हैं कांग्रेस के जो वहाँ के कैंडिडेट हैं। और कांग्रेस की वहाँ पे एक हमेशा से पकड़ रही है, उसमें उनका हारना, मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा एक अना जिसे कहते हैं, वो जितनी थी उसके हिसाब से वो हारी हैं, तो बहुत अच्छा हुआ है। और किशन लाल, जिनको शायद देश में लोग नहीं जानते, किशोरी लाल। किशोरी लाल, उनको एक वहाँ का लोकल ग्रास रूट के एक वर्कर ने उनको हराया है। एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बीजेपी की कैंडिडेट को, वो बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे कि जिस तरह माहौल था, बीजेपी के खिलाफ लोग थे ग्राउंड पर, उस तरह का रिजल्ट नहीं आया है। कि आपका तज्जिया था किस तरह का रिजल्ट आना चाहिए था और वैसा नहीं आ पाया? ये तफसील में जानना चाहूंगा। देखिए, मेरे हिसाब से दिल्ली में 4 सीट आनी चाहिए थी। हम्म। मेरे हिसाब से जो मैंने बात की थी बहुत लोगों से, लगातार अपने दोस्तों से, एक्टिविस्ट से, जर्नलिस्ट से, उड़ीसा में किसी एक ने भी नहीं कहा कि इस तरह का रिजल्ट होगा। सबका ये बिल्कुल। मानना था कि हाँ, सीटें इनकी बढ़ेंगी, लेकिन 2-3 सीट बढ़ने की बात हो रही थी। तो जो रिजल्ट है वो उसके बिल्कुल विपरीत है। हरियाणा में 6-7 की उम्मीद थी, 5 आए हैं। वहाँ भी ये था कि और सीटें आ सकती हैं। तो एक तरफ तो, और गुजरात में इस बार 10 सीटों पे कांटे की टक्कर थी और उसके बाद सिर्फ एक सीट निकल के वहाँ से आई। और बाकी भी जो सीटें हैं वो एक को छोड़ के, शायद जो पाटन की सीट है उसको छोड़ के बाकी सीट जो है वो, उसमें मार्जिन ज़्यादा है। तो कम से कम गांधीनगर की सीट में तो वो जीतनी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे तो मैंने, क्योंकि मुझे कई जगह से फ़ोन आ रहे थे, तो मैं गई थी और मैंने काफ़ी टाइम वहाँ लगाया था। तो वहाँ जिस तरह का पूरा एक माहौल देखा, पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी जो है
वो वोटर्स को धमका रही थी, वो ऑपोजिशन वहाँ सिर्फ कांग्रेस ही है, कांग्रेस के सारे लीडर्स को धमका रही थी कि आप निष्क्रिय हो जाएं, आप काम ना करें, क्योंकि अमित शाह का ख्वाब है सबसे ज्यादा लीड से जीतना। और फिर उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व थी, उसमें क्राइम ब्रांच भी इन्वॉल्व थी लोगों को धमकाने में। तो इस तरह की चीजें सिर्फ एक जगह नहीं हुई, इस तरह की चीजें बहुत सारी और जगहों पे हुई होंगी। मध्य प्रदेश में 29 को 29 बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस हाल ही में विधानसभा का चुनाव वहां लड़ी है। इस तरह का परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था फ्रैंकली। जो मेरी बात हुई थी मध्य प्रदेश में, 2-3 सीटें कह रहे थे वहाँ के एक्टिविस्ट कि 2-3 सीटें हमारी निकलेंगी जरूर, लेकिन वो भी नहीं निकली। वहाँ तो जमीन पे भी देखने की बात है। और मध्य प्रदेश में जहाँ पे देखिए उनका पूरा कंट्रोल है, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, जहाँ पे पूरे प्रशासन पे कंट्रोल है, वहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। और मैं तो 2012 से ईवीएम का इशू उठाती रही हूँ, और अभी भी अ, मुझे लगता है कि अब इस इलेक्शन के बाद चाहे किसी की भी सरकार बने, इस इशू को उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईवीएम में बहुत सिस्टमैटिकली धांधली होती है, उसके अंदर मैनिपुलेशंस होते हैं, और उसकी वजह से जो है वो चेंजेस किए जाते हैं। लेकिन आज तो जो बहुत ही ब्लेटेंट है, अब इस टाइम रात के 10:15 बज रहे हैं और अभी तक सारे रिजल्ट जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। अभी भी तकरीबन 100 से ऊपर रिजल्ट हैं जो सिर्फ ट्रेंड्स दिखा रही है इलेक्शन की वेबसाइट। दोपहर के बाद से पूरे हिंदुस्तान से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि स्लो डाउन कर दिया गया है। और कई जगह से ये भी शिकायत आ रही है कि लास्ट अभी मेरठ में किसी ने बताया, उससे पहले एक और यूपी में कहीं की, मुझे जगह का नाम याद नहीं है, एक मैसेज आया था कि कुछ वोटों को कैंसिल करके या रिकाउंट करके या जो भी करके जो है वो जीतने वाले कैंडिडेट को हरा दिया गया है। तो ये पिछली बार भी 2019 के इलेक्शन में भी ये बहुत जगह हुआ था, बिहार में खास तौर से मुझे याद है 10-15 सीटों पे ऐसे हालात हुए थे। बिल्कुल, और लेकिन एक एक सवाल है कि काउंटिंग से पहले या रिजल्ट्स आने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगातार सवालात उठ रहे थे कि फेयर इलेक्शन नहीं है, किसी को सपोर्ट किया जा रहा है। ईवीएम पर सवाल था, वीवीपैट के लिए सुप्रीम कोर्ट से मायूसी हुई, कई सारे मामले थे। लेकिन ये जो रिजल्ट्स आया है, तो ईवीएम पर लोग सवाल उठाना भूल गए हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल करना भूल गए हैं। और उधर बीजेपी भी खुश है, इधर कांग्रेस भी खुश है। इसी तरह का पहले भी कई मरतबा मामले आया। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह कांग्रेस में जश्न का माहौल है या पूरा इंडिया जश्न मना रहा है, जश्न मनाने के बजाय जायजा लेके क्या अभी भी गड़बड़ी? क्योंकि ये भी सोचा जा सकता है कि जो इनके जहन में शक था, सवाल था इलेक्शन कमीशन को लेकर या ईवीएम को लेकर के, उसको दूर करना। सरकार तो बीजेपी बना रही है, बीजेपी का कोई बड़ा नुकसान तो हो नहीं रहा है, लेकिन इधर इंडिया अलायंस के जहन में जो वशवशे थे उसको उन्होंने खत्म कर दिया और इंडिया अलायंस को मानना पड़ेगा रिजल्ट्स, कोई सवाल नहीं उठा रहा। नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि इस पे सवाल नहीं उठाए जा रहे। आज भी दोपहर में गए हैं लोग, इंडिया कांग्रेस की तरफ से पूरा डेलीगेशन गया है, वो इलेक्शन कमीशन से मिल के आया है। उन्होंने शिकायत दर्ज की है कि आपने पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पे वोटिंग की जो काउंटिंग जो है उसको स्लो कर दिया गया है। उसके ऊपर सवाल उठे हैं और सवाल इस पे उठेंगे, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं उठेंगे। जो जश्न का माहौल है इंडिया अलायंस में, वो जायज है, क्योंकि जिस तरह से चाहे यूपी हो या 400 हरियाणा पार हो, नहीं होने दिया बीजेपी को, इस वजह से मोदी 400 पार नहीं जा सके, इस वजह से ये जश्न सिर्फ है। सिर्फ मोदी 400 पार नहीं जा सके नहीं है। हम्म, ये लड़ाई, ये जो इलेक्शन था, ये कोई आम इलेक्शन नहीं था। ये इलेक्शन इस बात का था कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी बचेगी या नहीं, इस मुल्क में संविधान बचेगा या नहीं, इस मुल्क में क्या यही नफरत की राजनीति होती रहेगी। उस सब और बिल्कुल विपरीत स्थितियों में कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस ने इलेक्शन लड़ा है। जब आपके सारे जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर दिए जाएं, जब लगातार आपके चीफ मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाए, 2 चीफ मिनिस्टर अभी भी अरेस्टेड हैं, बीच में थोड़े दिन को इनको मिला था केजरीवाल को कैंपेन के लिए, और पूरा का पूरा मीडिया जो है वो आपके खिलाफ कैंपेन करता रहे, वो पूरा मोदी का माउथ पीस बना रहे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो थी ही नहीं बिल्कुल भी। उसके उस सब के बावजूद इतने
घोटालों के बावजूद प्रधानमंत्री ने जिस तरह के भाषण दिए, जितने भड़काऊ भाषण दिए, उनके ऊपर कोई इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर इंडिया अलायंस को 235 सीट जो दिखा रहे हैं, 235-36 जहां पे भी वो रुकता है आंकड़ा, उतनी सीट आती है तो ये छोटी बात नहीं है। ये बिल्कुल आप समझिए कि आपके पास कुछ भी लड़ने के हथियार नहीं है। उसके बावजूद भी इस मुल्क के लोग, आम इंसान जो है, आम जो सिटीजन है, नागरिक जो है, उन्होंने इंडिया अलायंस के साथ मिल के जमीन पे ये इलेक्शन को लड़ा है और अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ा है। अभी बीजेपी अगर इंडिया अलायंस, सॉरी, एनडीए अगर सरकार बना भी लेता है, तब भी उनके पास 2/3 बहुमत नहीं है जो वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सके। तो वो एक बड़ी जीत है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ये नहीं बदल पाएंगे। और अभी ये बाहर कोई कर देंगे पार्लियामेंट को। जो अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको सस्पेंड कर देंगे। पिछले बार भी 150 को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, तो इस मरतबा भी सबको सस्पेंड कर देंगे। जो कानून पास करना होगा इजीली कर लेंगे वो। देखिए, अभी ये कोई फैसला ही नहीं हुआ है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। मुझे नहीं लगता कि अभी हम एज्यूम कर सकते हैं कि इंडिया अलायंस अच्छा, की कुछ सरकार बन चांसेस है जाएगी। कि इंडिया अलायंस भी अपनी सरकार बना सके? बीजेपी के तो 240 सीट है। बीजेपी के पास तो बहुमत है नहीं, 272 चाहिए मिनिमम। और अगर बहुमत नहीं है तो उनको अलायंस पार्टनर्स के साथ ही वो बना सकते हैं। बीजेपी कितना अलायंस पार्टनर को अपने साथ रखना जानती है। मोदी, जिनकी इतनी बड़ी ईगो है, जो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाते, वो अलायंस पार्टनर्स को क्या संभालेंगे। कौन और कौन से उनके अलायंस पार्टनर है जो उनका साथ छोड़ सकते हैं या उधर से इधर आ सकते हैं? मेरा मानना है कि नीतीश कुमार है, नायडू है, ये दो तो हैं। और ये कभी सोच के हिसाब से तो उनके साथ थे नहीं। ये तो आप कहिए कि नीतीश कुमार तो कभी इधर कभी उधर कभी इधर, और उसकी भी वजह है। उसकी भी वजह हम जानते हैं कि हर एक आपका पॉलिटिकल लीडर लालू यादव नहीं है जो जेल चला जाए। जेल जाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। अगर जेल जाने की हिम्मत नहीं है और आपको धमकी दी जा रही है कि ईडी हो जाएगी या ये हो जाएगा या आपका कोई केस खोल देंगे या आपको कुछ एक्सपोज कर देंगे, तो बहुत सारे लोग गिव इन कर देते हैं। बहुत सारे लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा लेके चले जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो गिव इन कर देते हैं। लेकिन अभी तो देश के सामने एक ऑप्शन मौजूद है। अभी तो ऑप्शन मौजूद है। इंडिया अलायंस के साथ अगर कई पार्टनर्स हैं, तो अगर वो मिल जाते हैं तो सरकार इंडिया अलायंस की बन सकती है। ये जरूर है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और प्रेसिडेंट बिल्कुल उनकी अपनी है, तो उनको ही बुलाएंगी। लेकिन उसके बिल्कुल। बाद वो मेजोरिटी प्रूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो उसके बाद तय होगा। लेकिन तो उनके अभी अलायंस के पास तो है फिलहाल जो 42 पार्टियों का अलायंस है बीजेपी का, उनके अलायंसेस ने भी जीत हासिल की है। उनकी अगर चिट्ठियां लेके जाना चंद्रबाबू होगा ना। नायडू और नीतीश कुमार को भी अगर साथ ले आते हैं इंडिया अलायंस वाले, तब भी आंकड़े पूरे नहीं हो रहे। 272 तक नंबर्स तो नहीं जा पा रहे। 16 चंद्रबाबू नायडू के पास है और 12 नीतीश कुमार के पास। तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी हैं, इंडिपेंडेंट्स भी हैं, वो तो देखना पड़ेगा। और अगर मोदी सरकार बनती भी है तो एक स्ट्रांग ऑपोजिशन तो होगा। पिछली बार ऑपोजिशन इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज होगा। कांग्रेस ने भी अकेले 99-100 सीटों के आसपास जीत हासिल जी, करने की कोशिश की। पिछली बार कांग्रेस 60 तक महदूद हो गई थी। कांग्रेस के भी ज्यादा लोग होंगे। और दूसरी बात यह है कि हरियाणा के इलेक्शन आ रहे हैं और भी स्टेट्स के इलेक्शन आएंगे, वहां पे सरकारें बदल भी सकती हैं। और सरकारें बदलेंगी तो उसके बाद राज्यसभा के नंबर भी बढ़ सकते हैं, तो वो उसमें काफी महाराष्ट्र का चीज। भी जो रिजल्ट आया बड़ा हैरान करने वाला, क्योंकि बीजेपी वहां छोटी पार्टी बन गई है और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिवसेना को इन्होंने टुकड़े करने की कोशिश की, बट उसने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। एनसीपी जो शरद पवार की, उसने कामयाबी हासिल की है। तो जो रीजनल या छोटी छोटी पार्टियों को इन्होंने अपने साथ मिलाने की या खत्म करने की कोशिश की, बट उसमें कामयाबी नहीं मिली बीजेपी को, और अब वहां इतनी बड़ी जीत हासिल हो रही है। तो महाराष्ट्र में भी अभी चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है इसका असर पड़ेगा विधानसभा के चुनाव पर? इसका असर बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि महाराष्ट्र में जब मेरी बात हुई थी और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स से ही हुई थी, उनका कहना था कि 25 से 26 सीट हमारी आएगी, लेकिन उनकी सीट वहां पे ज्यादा आई हैं। तो बात यह है कि जो जो जनता है वो रिजेक्ट कर रही है।
ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज तो एक तरफ लड़ी रही हैं, लेकिन ऑर्डिनरी जनता, ऑर्डिनरी सिटीजन एनडीए को रिजेक्ट कर रहे हैं और इनकी पॉलिटिक्स को उन्होंने रिजेक्ट किया है। सबसे ज्यादा एक तरह से देखें तो यूपी के अंदर था, वहां पे बुलडोजर राज, वहां पे जिस तरह के फेक एनकाउंटर्स हुए, जितना वहां पे लॉलेसनेस था, जो कुछ यूपी में हुआ, उस पॉलिटिक्स को लोगों ने रिजेक्ट किया है और वो बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल, ये यूपी बात तो सब कह बिहार रहे हैं में, कि उत्तर अगर प्रदेश उड़ीसा में में योगी आदित्यनाथ चीफ अगर मिनिस्टर उड़ीसा थे, से बुलडोजर चलाना, उड़ीसा से हिंदू अगर मुस्लिम की इनको, राजनीति। जी, अगर उड़ीसा से इनको इतनी सीटें नहीं मिली होती या दिल्ली की 7 सीटें इनको नहीं मिली होती, जो मुझे अब भी हैरानी है, क्योंकि दिल्ली में हमारे तो हिसाब से क्या 4 वजह सीट रही? तो आनी। दिल्ली में पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता हैं, अरविंद केजरीवाल को लगातार यहाँ के लोग वोट करते रहे हैं। और जिन दिनों अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल कर आते हैं, लोगों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल के आने के बाद माहौल बदला है, उन्होंने ताबड़तोड़ मोदी पर अटैक किया, जवाब देना मुश्किल हो गया था। लेकिन दिल्ली पर कुछ असर नहीं हुआ, उनको 3 सीटें मिली तो पंजाब से दिल्ली में जीरो हो गए केजरीवाल। दिल्ली पे बहुत असर था। दिल्ली की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने बस्ती बस्ती कैंपेन किया है और लोग, लहर थी मोदी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ लहर थी। इसलिए ईवीएम की बातचीत कभी खत्म नहीं होगी। ईवीएम पे बातचीत की जाएगी, आगे भी की जाएगी। और अगर इंडिया अलायंस किसी भी तरह से सरकार बनाता है, तो इंडिया अलायंस पे प्रेशराइज किया जाएगा कि ईवीएम को हटाया जाए और बैक टू बैलेट पेपर जाए। ये अभी अगर भी, अगर मतलब ये तो अभी भी अगर होना ये चाहिए कि इलेक्शन, इंडिया अलायंस इस वक्त मजबूत अपोजिशन में है। तो अब इंडिया अलायंस वाले पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठा सकते हैं, मांग कर सकते हैं, रेजोल्यूशन ला सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस करेगा इस मर्तबा इस तरह ईवीएम के खिलाफ कोई? इंडिया अलायंस की जब तक सरकार नहीं होगी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीजेपी ये कभी होने नहीं देगी। उसके लिए सरकार चाहिए। ये बहुत अहम मुद्दा है और बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे ऊपर एक पूरा अपना स्टैंड ले रखा है। तो इसको, ईवीएम को चेंज करने के लिए तो आपको पार्लियामेंट में मेजोरिटी चाहिए। लेकिन बिल्कुल। ईवीएम का जाना बहुत जरूरी है। ये इलेक्शन, जो जो हमने जमीन पे माहौल देखा है, इंक्लूडिंग गुजरात, गुजरात में कम से कम 10 सीट ऐसी थी जो फाइट पे थी और बराबर की फाइट पे थी। वहां से अगर 1.5 लाख 2 लाख के मार्जिन से लोग जीत के आते हैं, तो ये हजम करना मुश्किल है। मैं कम से कम, मुझे हजम करना मुश्किल है कि इतने इतने मार्जिन से जीत के लोग आ रहे हैं, या दिल्ली में इतने मार्जिन से लोग जीतते आ रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल, दिल्ली का हर किसी को लेकर के परेशान है कि दिल्ली में कैसे इतना बड़ा, कन्हैया कुमार की सीट को लेकर के लगातार चर्चा हो रही थी, उदित राज की सीट को, इधर कुलदीप की सीट को, सोमनाथ भारती वाली सीट को, लेकिन सफाया हो गया। हरियाणा में दिल्ली के बाजू में है, कम से कम 5-6 सीटों पर लीड हासिल की है कांग्रेस ने, शायद 5 पे तो जीत मिल गई है, एक साफ मैसेज है। पंजाब में जीरो पर आ गई है, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र पूरा बदल गया। कर्नाटका में सरकार थी कांग्रेस की और कई सारे मामले हुए, लेकिन कर्नाटका का जो रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना, तेलंगाना के रिजल्ट अच्छा आया कांग्रेस के फेवर में। और दोनों साउथ का एरिया है। अब ये मान लीजिए कि बीजेपी साउथ में मजबूत होती जा रही, केरला में भी बीजेपी ने खाता खोल लिया अपना। जी, असल में साउथ में ये बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, और नॉर्थ इंडिया में तो तब भी, क्योंकि इनको बहुत 2 दशकों से 3 दशकों से देखी है इनकी पॉलिटिक्स, तो नॉर्थ इंडिया में इनके खिलाफ एक रेजिस्टेंस खड़ा हो रहा था। साउथ इंडिया में वो रेजिस्टेंस जितना स्ट्रांग होना चाहिए शायद नहीं हुआ, बिल्कुल। और उसकी वजह से जो इन्होंने इनरोड्स बनाई एकदम से, और वो कंसंट्रेट भी किया, इन्होंने कंसंट्रेट भी किया। इनको मालूम था इस बार नॉर्थ इंडिया जो है वो शायद इनको सपोर्ट नहीं करेगा, तो इन्होंने ऐसी स्टेट्स में अपनी इनरोड्स बनाई जहाँ पे आसानी से इनको वोट को ये मैनिपुलेट कर अब सके। केरला में इन्होंने जीत हासिल कर ली, थिरेसर नाम की लोकसभा सीट है, यहाँ से 74 त्रिशूल। हजार वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार को हराया है। तो देखिए, वो तो मैं ये कहूंगी कि अलायंस को भी इस बारे में सोचने की जरूरत थी। जब आप ऑल इंडिया लेवल पे कर रहे हैं, तो फिर आप केरला और बंगाल को क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि आप अगर डिफरेंस देखें, इन्होंने हराया है शायद कांग्रेस के कैंडिडेट को। जितने नहीं, सीपीआई के कैंडिडेट के 2,10,000 के करीब वोट थे जो मैंने लास्ट देखे थे,
नहीं नहीं, और जो उतने ही लेटेस्ट अपडेट है, सीपीआई के कैंडिडेट को इन्होंने 74,000 से हराया है। कांग्रेस के कैंडिडेट ने यहाँ पर 3,28,000 वोट हासिल किया और इन्होंने 3,37,000। तो थोड़ा सा हाँ, का तो फर्क रहा दोनों में, मतलब दोनों का वोट अगर मिल जाता तो बीजेपी की यहाँ से जीत बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी। दोनों का अगर वोट मिला होता तो वो तो 5 लाख से ऊपर जाता। जी बिल्कुल। तो तो वो 74,000 से हारा कांग्रेस, और ये 84 से 74 से, तो 10,000 जी, के वोटों का इन्होंने फायदा उठा लिया इस तरह से जी। दोनों के बीच। तो ये उस तरह से जो ज़्यादा परेशानी वाली बात है, मैं देख रही थी कि केरला में 19% वोट जो है वो बीजेपी को मिला है। जी, मुझे ये अभी भी हैरानी याद है, 2009 की मुझे याद है, 2009 में मैं कुछ दोस्तों से बंगाल में बात कर रही थी और मैंने उन्हें कहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ कि बीजेपी इन रोड्स बना रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ बीजेपी नहीं आ सकती। उस वक्त 20% के करीब एवरेज वोट था अलग अलग। अगर वो हारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पे कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि वो अगर 15% या 19% वोट ले रही है, इसका मतलब वो आपकी जो नफरत की राजनीति है वो 19% लोगों के दिमागों तक पहुंचा रही है, तभी वो वोट दे रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है सतर्क होना। केरला को, बंगाल को इस पार्टी के इस नफरत की राजनीति के खिलाफ सतर्क होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बंगाल के बारे में जरा सा बात कर लेते हैं। बंगाल में टीएमसी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन बीजेपी अब भी 10-11 सीटों पर जीत हासिल की है। क्या लगता है, कांग्रेस एक सीट पर महदूद हो गई और सीपीएम या कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ था बंगाल, वहां से सफाया हो गया, एक सीट पर भी जीत नहीं मिली। देखिए, जिम्मेदार कौन है? वो भी सेकुलर पार्टीज नहीं एक दूसरे के खिलाफ लड़ा है ना। जी। वही जो नेशनल लेवल पे जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वो बंगाल और केरला में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि उस माइंडसेट से अभी बाहर नहीं निकलने को तैयार हैं कि ये हमारा इलाका है तो यहाँ पे हम जरूर लड़ेंगे। अभी ये इलेक्शन जो था वो इसके लिए नहीं था। ये समझ कि हम फैशिज्म से इस वक्त लड़ रहे हैं, हम फांसीवादी ताकतों से इस वक्त लड़ रहे हैं, हमें इस वक्त संविधान बचाना जरूरी है, अपनी टेरिटरी केरला या बंगाल बचाना इतना जरूरी नहीं है। वो आप जो लोकल इलेक्शन, असेंबली का इलेक्शन है, उसमें आप लड़ सकते थे। इतनी मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज में, जो नहीं दिखाई। तो सब लोगों ने अपने अपने फायदे के पेश नजर सोचा, शायद उसका भी नुकसान हुआ। ये सोच के कि हम यहाँ पे अगर साथ लड़ लेंगे तो हम तो एक दूसरे के दुश्मन है स्टेट के अंदर। आप स्टेट में जरूर दुश्मन हो सकते हैं, लोकसभा तो इकट्ठी लड़ सकते थे। एक आखिरी सवाल, बिहार ने मायूस किया है लोगों को, ऐसा माना जा रहा है बिहार में जिस तरह परफॉर्मेंस होना चाहिए था आरजेडी का वैसा नहीं हुआ। एमआईएम का गढ़ माना जा रहा था किशनगंज, वहां कांग्रेस जीत गई है, तो इतना उलटफेर बिहार में हुआ। जी, बिहार में हमें भी उम्मीद ये थी कि कम से कम 15 सीट वहां से निकलेगी। बिहार मैंने बहुत ज्यादा तो बिहार में मेरी बहुत ज्यादा बात नहीं हुई लोगों से, लेकिन वहां भी कुछ इलाकों में हमारे साथी गए थे अनहद के, जिन्होंने कैंपेन किया था। उनका भी कहना था कि जमीन के ऊपर तो काफी अ, रोष था, लेकिन वो कन्वर्ट क्यों नहीं है सीट्स, वो तो मुझे लगता है कि परसेंटेजेस देखनी पड़ेंगी और ये देखना पड़ेगा कौन किसके साथ लड़ रहा था, क्या हुआ है वहां पे। वही बात है कि नीतीश और बीजेपी एक तरफ थे, और पिछली बार पिछली बार नीतीश और ये सब इकट्ठे लड़े थे। 2020 में लोकसभा में तो हाँ, नीतीश उन्हीं के साथ लोकसभा थे। लोकसभा 14 में नीतीश अकेले लड़े थे, तो 2 सीट मिली थी सिर्फ उनको। जी, जी। तो बहुत शुक्रिया। हम बातचीत कर रहे थे 2024 के रिजल्ट्स पर, इसके असरात पर, मोहतरमा शबनम हाशमी साहिबा से। आप अनहद के सदर और मशहूर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। कैसी लगी आपको हमारी बातचीत, और आपका अपना क्या ओपिनियन है, आपका अपना क्या ख्याल है 2024 के रिजल्ट्स पर? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होती रहेगी और इसी तरह के लोगों से हम बातचीत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मैम, आपने टाइम निकाला और हमारे साथ बातचीत की। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए मुझे। शुक्रिया।